माय चैनल विंसल बायोलॉजी। आज हमारे साथ है असीमा, जिनका सिलेक्शन हो चुका है JNCASR में। तो वो आज हमारे साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच असीमा फॉर ज्वाइनिंग विद विंसल बायोलॉजी। थैंक यू मैम। सो असीमा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि JNCASR क्या है। तो मैम पहले JNCSR का फुल फॉर्म तो सभी लोग जानते होंगे, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जो कि बेंगलुरु में है, जाकुर एरिया में है, जो कि एयरपोर्ट से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर होगा। एंड मैम वहाँ पे अगर देखा जाए तो कोर्सेज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे PhD, इंटीग्रेटेड PhD, BS MS का डुअल डिग्री, और इसी साल लॉन्च हुआ है MSc इन केमिकल साइंसेस, सिर्फ केमिकल साइंसेस में। और वहाँ पे इवन पोस्ट डॉक्टरल के भी थोड़े बहुत है कोर्सेज हैं, अभी अभी नए लॉन्च हो रहे हैं। सो आपका किस चीज में सिलेक्शन हुआ है? मैम मेरा सिलेक्शन हुआ है इंटीग्रेटेड PhD इन बायोलॉजिकल साइंसेस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के यूनिट में। ओके, दैट्स ग्रेट। सो असीमा, ये बताइए कि प्रोसीजर क्या रहता है इस इंस्टीट्यूट का? मैम पहली बात तो ये, जो कि हमारा नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है IIT जैम, अगर वो हमने क्लियर किया तो JNCSR के लिए वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होगा। बाकी जिन लोगों ने IIT जैम क्लियर नहीं भी किया होगा वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने IIT जैम का एग्जाम दिया था और इसका फॉर्म अभी आई गेस अप्रैल या मई तरफ निकला था। जैसे ही IIT जैम का रिजल्ट निकला उसके 1 महीने के अंदर ही इसका फॉर्म निकल गया था। तो फॉर्म का मुझे जितना याद आ रहा है शायद 600 था एप्लीकेशन फी। उसके ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही उसमें लॉगिन करके अपना नाम पे रजिस्ट्रेशन करके वहां पे फॉर्म फिलअप करके पेमेंट करना होता है। ओके। और मैम इसके बाद इन्होंने IIT जैम के बेसिस, मतलब जिन बच्चों ने IIT जैम दिया होगा उनको थोड़ा प्लस पॉइंट रहता है। तो जितने बच्चों ने अप्लाई किया था उस बेसिस पे उन्होंने 300 बच्चों को सिलेक्ट किया था। इस साल की बात कर रही हूँ मैं बायोलॉजिकल साइंसेस में। 300 बच्चों को सिलेक्ट किया था। उन 300 बच्चों का हुआ था एक ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन MCQ बेस्ड टेस्ट। द टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ 45 क्वेश्चंस एंड हमको उसमें आंसर्स करने थे विद इन 40 मिनट्स। तो ईच बच्चे को उसका खुद का एक लिंक जाएगा एप्टीट्यूड टेस्ट को ओपन करने के लिए। हर बच्चे का एक अलग लिंक होगा। फिर मैम उसके बाद उसमें से उन 300 बच्चों में से बेस्ड ऑन द ऑनलाइन इंटरव्यू उन्होंने चूज किए 36 बच्चों को। फिर उन 36 बच्चों का हुआ था एक ऑनलाइन इंटरव्यू स्काइप पे। तो 300 में से उन्होंने 36 स्टूडेंट्स चूज किए इंटरव्यू के लिए? यस मैम, 36 स्टूडेंट्स को चूज किया था उन्होंने इंटरव्यू के लिए। और फाइनली इंटरव्यू में सेलेक्ट कितने होते हैं, मतलब फाइनली पूरे प्रोसीजर के बाद? मैम उनका स्ट्रेंथ तो 10 ही है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज 10 फॉर इंटीग्रेटेड PhD। और बाकी मैम अभी तो आइडिया नहीं है कि कितने बच्चे हैं, वहां जाने से ही पता चलेगा। ओके। सो आप ये बता सकते हैं कि जो क्वेश्चंस थे किस तरीके से थे, टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? जी मैम जो 45 क्वेश्चंस थे उसमें से आप पकड़ लीजिए 40 क्वेश्चंस विद प्योरली ऑफ बायोलॉजी। मेरे को 2 क्वेश्चन मिले थे मुझे फिजिक्स के, एक क्वेश्चन मिला था केमिस्ट्री का और एक क्वेश्चन मिला था मैथ्स का। वैसे देखा जाए तो आइडिया है कि सबको सेम ही पेपर मिलता है या सबको डिफरेंट पेपर मिलता है? मैम पेपर सबको सेम मिलता है, बस क्वेश्चंस का नंबर इधर उधर होता है बस। क्वेश्चंस का नंबर। और वो जो बायोलॉजी था वो किस लेवल का था? मैम बायोलॉजी अगर हम देखें तो मेमोरी बेस्ड बहुत कम था। 40 में से मुश्किल से 3 या 4 ही होंगे जो मेमोरी बेस्ड होंगे। अच्छा जी मैम, और बाकी सब कुछ एनालिटिकल था। मतलब 10 क्वेश्चंस तो ऐसे थे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है, PCR हो रहा है, क्या आउटकम होगा उसका। वी हैव टू एनालाइज द स्टेटमेंट गिवन एंड उसके हिसाब से हमको आंसर्स करने होते थे। ओके, मतलब पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा खासा है, हम कह सकते हैं ये बात? हाँ यस मैम, IIT एग्जाम में देखा जाए तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चंस कम आते हैं। हाँ। लेकिन इसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस भर भर के थे। मतलब जिसको कॉन्सेप्ट समझा होगा ना वो आराम से आंसर्स कर सकता है। ओके। और आपका इंटरव्यू राउंड में किस तरीके से हुआ था, कितने पैनलिस्ट थे, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? यस मैम इंटरव्यू पैनल तो उनका नॉर्मली हमारी इंटीग्रेटेड PhD में देयर आर 12 प्रोफेसर्स। ओके। एंड मैम मेरे इंटरव्यू के टाइम पे पैनल पे आई गेस 8 या 10 लोग थे, 8 या 10 प्रोफेसर्स थे। ठीक है। जी मैम, पहले इंटरव्यू में एंटर करते ही वो आपका इंट्रोडक्शन मांगेंगे अलॉन्ग विद योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट।
ओके उसके बाद फिर वो हमको पूछेंगे कि आपका कौन सा प्रिफर्ड एरिया है, हम उसी एरिया से आपको पूछेंगे। ओके तो मैम मेरा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी मेरा फेवरेट एरिया है, तो मैंने वो बोला था उनको। हाँ हाँ तो उस पे एक ही प्रोफेसर थे जिनके साथ मेरा लिटरली मैम 10 मिनट्स तक एकदम हीटेड डिस्कशन था। ना ओके उनका मुंह बंद रह रहा था ना मेरा। अच्छा वो अच्छा क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, मैं आंसर्स दिए जा रही थी। हाँ 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 एंड मैम फिर हमको उसी इंटरव्यू में पूछा गया था कि तुमको अगर सिलेक्शन हुआ तो तुम कौन हाँ सी यूनिट में लेना चाहोगे, क्योंकि अच्छा मैम JNCSR में 2 यूनिट है। ओके एक है हमारा MBGU और एक है न्यूरो साइंस यूनिट NSC। ओके तो उन्होंने पूछा था स्टार्टिंग में, तो मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स बोला था। तो और 2-3 प्रोफेसर्स थे, उन्होंने मुझे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे थे। ओके तो टोटल कितने टाइम तक चला था तुम्हारा इंटरव्यू? 20 मिनट्स। 20 मिनट चला। तो तुम कुछ क्वेश्चंस बता सकते हो क्या क्या पूछे गए थे? हाँ मैम, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी देखा जाए तो उन्होंने एकदम 12th लेवल से स्टार्ट किया था कि सबसे ज्यादा कंट्रोल कौन करता है, मतलब मेजर ग्लैंड कौन है, हाँ उसके नीचे उसका सब ग्लैंड कौन है, फिर हमारे गोनैड्स में कैसे फंक्शनिंग होता है। तो लाइक लिटरली मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis तो पूरा ही बोला था, उसका हार्मोनल कंट्रोल एंड एवरीथिंग। हाँ एंड बाकी मैम उसके बाद उन्होंने थोड़ा डीपली पूछा, मतलब बायोकेमिकल लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, जो कि लहजा तो मुझे नहीं आया। तो मैंने बोल दिया था कि सॉरी सर, कांट रिकॉल करके। तो फिर उन्होंने खत्म कर दिया, रिप्रोडक्टिव बायो को उधर खत्म हुआ। हाँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का प्रोटीन टारगेटिंग के ऊपर थोड़ा बहुत पूछा था। ओके। एंड प्रोटीन टारगेटिंग सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी, हाँ मैम। ओके तो उन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी शुरू किया, वो कब सेल बायोलॉजी पे पहुंच गए, कब आरडीटी पे पहुंच रहे थे, कुछ पता भी नहीं चल रहा था अच्छा, मुझे। मतलब पूरा इंटरकनेक्शन में पूछ रहे थे। ओके ओके हाँ हाँ, और जेनेटिक्स में वही पूछे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पूछे, कितने टोटल जीन्स होते हैं ह्यूमन में, वो पूछा, वो सब था। वो सब पूछा। ओके, तो तुम्हें ओवरऑल कैसा लगा, मतलब इंटरव्यू कैसा लगा? बहुत डरावना सा था या चिल फ्रेंड टाइप था, मतलब किस तरीके से था? हाँ मैम, जो सर मुझे रिप्रो बायो के ऊपर पूछ रहे थे वो काफी फ्रेंडली थे, क्योंकि मैंने सब आंसर सही से ही दिए थे ऑफ कोर्स। हाँ, बट मैम जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जेनेटिक्स था, मैंने एक दो क्वेश्चन मिस किया था, तो आई थिंक वो थोड़े से गुस्सा हो गए थे मेरे से। अच्छा तो बाकी मैम अच्छा था, कुछ ऐसा प्रेशर नहीं फील हो रहा था। हाँ, मैं जिसमें बोली कि मुझे नहीं आता, तो बस ठीक है कोई बात नहीं, जो गो एंड रीड ऑन इट, उसके अच्छा बारे में अच्छा। जानना जरूरी है ना। हाँ ओके, तो इस तरीके से था। तो असीमा, आपने अपनी जी। प्रिपरेशन किस तरीके से करी थी? मैम प्रिपरेशन मैंने तकरीबन स्टार्ट किया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय सेकेंड ईयर, मतलब पकड़ा जाए तो मेरे 4th सेमेस्टर के बाद से। ओके तो मैंने शुरुआत ही की थी अन अकेडमी के साथ। मैंने December 12, मुझे डेट भी याद है एकदम, December 12 को मैंने उसका सब्सक्रिप्शन लिया था, और मैंने फर्स्ट कोर्स में एनरोल किया था, जो कि आपका था सेल बायोलॉजी का। हाँ, तो सफर मैम वहीं से शुरू हुआ था। वहीं से शुरुआत और फिर आपने उस तरीके से पूरा आप करते गए। तो फिर असीमा, आप ये बता सकते हैं कि आपने इंटीग्रेटेड पीएचडी क्यों चूज किया? मैम मेरा ऐसा था कि अगर देखा जाए तो जब मैंने 12th अपना दिया था, 12th का एग्जाम, तो हाँ उस टाइम पे ना मैम बहुत शौक था कि मेडिकल करना है, नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, ये वो। तो बाकी मैम हुआ नहीं, और फिर ग्रेजुएशन में मेरा ज्यादा मन लगने लगा मेरे सब्जेक्ट में, जूलॉजी में। हाँ तो मैंने इवेंचुअली छोड़ दिया, मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, बट मैंने बीच में ही छोड़ दिया, 2 महीने पढ़ के, और मेरे को मन नहीं हुआ। एंड फिर मैम बाकी जब मैं कॉलेज में आई, तो मेरा जो डिपार्टमेंट है, इट इज लिटरली फीमेल ड्रिवन, लाइक वी हैव 4 फीमेल प्रोफेसर्स एंड 1 मेल प्रोफेसर। ओके एंड हमारी एचओडी मैम, मेरी बाकी सब लेक्चरर्स, दे ऑल आर पीएचडी होल्डर्स, डिग्री होल्डर्स। तो मैम उनको देख के एंड उनसे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला, एन एकेडमी ज्वाइन करके आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिला। तब मैम पीएचडी करने का मन तभी से हुआ। और फिर उस टाइम पे तो मैम इतना आइडिया नहीं था इंटीग्रेटेड पीएचडी, इवन मेरे को आईटी जैम के बारे में भी नहीं पता था, वो तो एकेडमी ज्वाइन करने के बाद मेरे को पता चला। तो मैम जब मैंने थोड़ा बहुत उस टाइम पे मैं सर्च कर रही थी, रिसर्च कर रही थी कि कैसे क्या करना चाहिए, तो मैंने देखा कि इंटीग्रेटेड पीएचडी होता है एक, एंड मेरे को पीएचडी करने का बहुत मन है, तो मैं इससे कि व्हाई नॉट इंटीग्रेटेड पीएचडी, अगर मिल रहा है तो क्यों नहीं। ओके ओके। तो इस तरीके से आपने किया, मतलब फाइनली पीएचडी तो करना ही है, तो इट्स बेटर कि अभी से हाँ, इंटीग्रेटेड पीएचडी पीएचडी करना लाइन ही में है। चले जाएं। ओके, सो वही दैट्स वही वेरी गुड, मैम, दैट्स वेरी प्रीमियर गुड। इंस्टीट्यूट में मिलेगा तो अच्छा ही है। ऑब्वियसली। सो असीमा, आपका ये जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन थी, वो किस तरीके से आपको जेएनसीएसआर में हेल्प की थी, वो आप बता सकते हैं?
जी मैम। मैम पहले तो मैंने बोला कि 45 क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें से 40 क्वेश्चंस वर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। तो जो बच्चे बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको अपना एकदम रूट्स एकदम स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपना फंडामेंटल्स। अगर प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, कौन से वेसिकल्स फॉर्म हो रहे हैं, कौन सा हार्मोन कब आ रहा है, कौन फॉस्फोराइलेट हो रहा है, वो एकदम टिटबिट याद रखना होगा क्योंकि वो क्वेश्चंस ही वैसे आते हैं। और बाकी सारे टेक्निक्स पे मोस्टली हमको फोकस करना होगा। आरडीटी हो गया, फिर हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, ये जितने सारे मेन मेन प्रोसेसेस है, टेक्निक्स है, इन सब के बारे में फोकस करना होगा। हम इवन मैं बोली कि आईआईटी जैम इज अ प्लस पॉइंट, तो हम फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री भी इग्नोर नहीं कर सकते। और अनएकेडमी पे देयर आर प्लेंटी ऑफ टीचर्स जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो वैसे मैम आईआईटी जैम की प्रिपरेशन है तो डायरेक्टली ही मेरा जेएनसीएसआर में हेल्प किया था एक्चुअली। मतलब अगर आप आईआईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता चलती है, तो वो उसमें हेल्प यस कर मैम। देता है इनडायरेक्टली। तो फिर यस असीमा, मैम। अब अगर कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, शुरू कर रहा है, तो वो जी किस तरीके से प्रिपेयर करे? आपने आईआईटी एग्जाम क्लियर भी किया, आपने ये जेएनसीएसआर भी क्लियर किया, तो किस तरीके से प्रिपरेशन करे? मैम प्रिपरेशन अगर देखा जाए तो हमारे हाथ में मिनिमम से मिनिमम 1.5 ईयर तो होना ही चाहिए, ताकि हम आराम से हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे सके, हर सब्जेक्ट को जस्टिस दे सके, और साथ ही साथ बायोलॉजी को हम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ही दे सके, क्योंकि जितना कम टाइम होगा उतना ही हमको अलग सब्जेक्ट्स के लिए कम टाइम मिलेगा और बायोलॉजी भी क्रंच हो जाएगा। तो मेरा मानना तो यही है, मेरे को जो भी पूछता है, मेरे जूनियर्स भी मेरे को पूछते हैं, मिनिमम बोलती हूँ मिनिमम 1.5 ईयर पकड़ के चलो, दैट इज रियली मिनिमम। एंड मैम इक्वल इक्वल तो मैं नहीं बोलूंगी, अगर हम 70% या फिर 60% ऑफ द टाइम भी बायो को दे रहे हैं ना, रेस्ट जो 40% बचता है वो भी हमको इक्वली तीनों सब्जेक्ट को देना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है जेएनसीएसआर में मैथ्स फिजिक्स का लेवल कम आता है, लेकिन आईआईटी जैम में तो आता ही है। तो आईआईटी जैम में इतना जितना अच्छा रैंक, उसमें जेएनसीएसआर में आपको वो रिटन टेस्ट के लिए सिलेक्ट होने के लिए उतना अच्छा आपको प्रोविजन रहता है, उतना अच्छा चला जाता है। इसके अलावा असीमा, आपने कोई बुक भी रेफर की थी जब आप पढ़ रहे थे? तब आपने कोई बुक भी रेफर की थी, रेफरेंसेस बुक और समथिंग, कोई फॉरेन ऑथर की बुक आप रेफर करते थे? नहीं मैम, एक्चुअली फॉरेन ऑथर तो उतना रेफर नहीं किया था अनएकेडमिक के टाइम पे, लेकिन मैंने अपने सेकेंड ईयर में जो टोटोरा बोही बुक होता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए, हाँ, तो उसको मैंने एक्चुअली बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था तो प्लेंटी ऑफ टाइम था, तो मैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ी थी और वो मुझे काफी हेल्प किया था। तो तुम्हारा वो बुक बेसिकली बहुत अच्छा फोकस था। ह्यूमन फिजियोलॉजी पे ही था, ज्यादातर तुम्हारा फोकस ह्यूमन फिजियोलॉजी पे ही रहा है? जी मैम, मेरा फेवरेट पार्ट है, वो फेवरेट यूनिट है। और तुम रिवाइज किस तरीके से करती थी? यस मैम। मैम बाकी जब अनएकेडमी से पढ़ना चालू किया तो फिर मैम पता चला कि इतना बुक्स रेफर करने का कोई मतलब, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर टाइम कम है तो मैम आपके नोट्स बहुत फुलफिलिंग होते हैं। सीरियसली मैंने 1.5 साल के टाइम पे मेरे 5 बायोलॉजी के मोटे मोटे कॉपी खत्म हो गए थे सिर्फ आपके नोट्स से। उसी को ही मैंने आईआईटी जैम से पहले 2 बार रिवाइज कर लिया था, और आपने जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए थे, जितने सारे पीवाईक्यूज मैंने सारे किए थे, वो काफी होते हैं एक्चुअली, वो काफी होता है। अगर टाइम होता है तो पाथफाइंडर पढ़ सकते हैं, दैट्स रियली गुड बुक, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आपके नोट्स मतलब क्या बोलो, अमृत है हमारे लिए। मीन्स अ लॉट। चलो, मेरे को बहुत खुशी हो रही है आपके लिए इतना हेल्पफुल रहे वो नोट्स, और आपको आगे भी उम्मीद करती हूँ वो मदद करते रहेंगे, जब कभी भी आपको बेसिक पढ़ना होगा तो संभाल के जी रखोगे मैम, अपने। डेफिनेटली, वो तो मैम सीने से लगा के रखूंगी मैं। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बनाने, ये भी एक बहुत बड़ा बहुत ज्यादा, पॉइंट है, बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा, होते हैं। जैसे कभी बहुत कभी ज्यादा हमको इंपॉर्टेंट लगता होता है कि हम ना ऐसे ही किसी और के नोट्स ले लेते हैं या फिर बुक में ही मार्क कर लेते हैं, तो उससे बेटर नोट्स बनाना होता है खुद की हैंडराइटिंग में। यस मैम, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि बुक से पढ़ के भी अच्छा करते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैं स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 8th से मैम अपने नोट्स बनाने में बहुत ही, क्योंकि मैं खुद के ही नोट्स पढ़ सकती हूँ। कोई और मेरे को नोट्स बना के देखा, अगर टाइम कम है तो मैं पढ़ लूंगी मतलब, लेकिन स्टिल मैं लिख लिख के प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि ऐसा लगता है लिख रही हूँ तो अपने आप मेरे दिमाग में भी छप रहा है वो, और वो रिवीजन में भी हेल्पफुल कर जाता है। बहुत हेल्प करता है। जी मैम, जी मैम। तो मेरा तो वही रहेगा कि बायो, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सबके लिए नोट्स बनाओ, अपने नोट्स पढ़ो, देखना एक्चुअली 5 से 10 मार्क्स का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा अगर बुक से भी पढ़ रहे हो तो। So thank you so much Asima for इतनी अच्छे से एडवाइस देने के लिए स्टूडेंट्स को। आई होप इट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ देम।
अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट्स होंगे तो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। असीमा, जब भी आपको टाइम होगा बिल्कुल इनको रिप्लाई देना आप। डेफिनेटली मैम, श्योर मैम। थैंक यू सो मच असीमा फॉर ज्वाइनिंग विद अस विद बंसल बायोलॉजी और इतनी प्रेशियस एडवाइस शेयर करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू मैम। JNCSR में आना मैम, ऑल द क्रेडिट गोज टू माय अकेडमी टीचर्स, स्पेशली यू मैम। थैंक यू सो मच।